हाँ, तो जब जब अपने कल जहां से समाप्त किया था वहां से शुरू कर दूं मैं। क्लियर यहां तक है? तो देखो लास्ट में अपन ये पढ़ रहे थे कि आरबीआई का कार्य है साख नियंत्रण करना। समझ नहीं, साख सर्जन का कार्य किसका है? व्यापारिक बैंकों का है। और साख नियंत्रण करने का कार्य किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई साख नियंत्रण करने के लिए जो उपाय अपनाता है उन उपायों को अपन क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति को दो भागों में अपने बांटा था, परिमाणात्मक मौद्रिक नीति और एक गुणात्मक मौद्रिक नीति। आप देखो ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेना, प्रश्न यहां से बन जाता है कि परिमाणात्मक मौद्रिक नीतियां कौन सी हैं और गुणात्मक मौद्रिक नीतियां कौन सी हैं। फिर दूसरी बात प्रश्न इसमें यह बन जाता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किस तरह की मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, और आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की सिचुएशन को दूर करने के लिए आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। प्रश्न बताओ। देखिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या है। अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम किसकी है? मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किस प्रकार की मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा? तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए संकुचनकारी या कठोर मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। अब मान लो इसी से प्रश्न पूछ लिया कि संकुचनकारी मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इस तरह के उपाय करेगा या अपनी मौद्रिक नीति को इस तरह से चेंज करेगा कि व्यापारिक बैंक है वो कम साख सर्जित कर पाए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करने, व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता को बढ़ाने और ब्याज की दरों को बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी होगी वही पॉलिसी क्या हो जाएगी? संकुचनकारी। और ये आपको बताया कि भाई बैंक दर बढ़ा दे, सीआरआर बढ़ा दे, एसएलआर बढ़ा दे, रेपो दर बढ़ा दे, रिवर्स रेपो दर बढ़ा दे, या एमएसएफ को बढ़ा दे, या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय कर दे। तो ऐसा यदि करेगा आरबीआई तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति कौन सी होगी? जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करती है, व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता को घटाती है, उसको अपन क्या कह देंगे? संकुचनकारी मौद्रिक नीति। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, आर्थिक मंदी की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, क्लियर यहां तक है? तो ऐसी सिचुएशन से अर्थव्यवस्था को निकालना, मतलब इस समस्या का निदान करना है, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? अपनी विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। विस्तारवादी मौद्रिक नीति से क्या होता है? व्यापारिक बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, जिससे लोगों को लोन ज्यादा मिलता है या लोग लोन ज्यादा लेते। ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को अपन क्या कह देंगे कि उसकी उदारवादी या विस्तारवादी मौद्रिक नीतियां। मेरे हिसाब से बात आपकी सबके क्लियर हो गई। आगे चलिए अपने। अब आप लिखो साख सर्जन एवं साख के स्रोत। आप साख के स्रोत लिख लो। साख के स्रोत। साख के स्रोत। लिख लिया तक? पहली लाइन लिखो, साख का शाब्दिक अर्थ है, साख का, देखो यार इसको क्या दिक्कत आ रही है, इसको आवाज कह रहे को गूंज रही है? नहीं, इसको भी चला दो, उसको भी चला दो, उसको भी चला दो। और ये देखो आप इसको देखो। हाँ, अभी लिखो, दोबारा बोल रहा हूं मैं बस। हाँ भाई लिखो, इसमें साख का शाब्दिक अर्थ है विश्वास। साख का शाब्दिक अर्थ क्या है? विश्वास। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है।
जैसे अपन साधारण भाषा में कहते हैं यार उस आदमी की साख अच्छी है, या उस कंपनी की साख अच्छी है, समझ गए, या उस बिजनेस की साख अच्छी है। क्लियर आता है? तो साख का मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। फिर लिखो लेकिन, लेकिन साख शब्द का प्रयोग, लेकिन साख शब्द का प्रयोग ऋण देने से लगाया जाता है। साख शब्द का प्रयोग ऋण देने से लगाया जाता है। मतलब अब अपन साख शब्द का अर्थ किससे लगाते हैं? ऋण से। भाई जिसको लोन दिया है, ऋण दिया है, यार सारी समस्या है। अरे है क्या कोई? देखो देखो आवाज। अरे इसमें बेट खत्म हो गया, चल रहा है यार, क्या बात हो गई इसमें? हाँ, तो साख शब्द का अर्थ किसे लिया जाता है अभी? ऋण से। कि भाई बैंक जो लोन देते हैं तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं? साख बोल देते हैं। फिर लिखो साख के स्रोतों को, साख के स्रोतों को, साख के स्रोतों को निम्न प्रकार से, निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। साख के स्रोतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला लिखो संस्थागत साख स्रोत, संस्थागत साख स्रोत। दूसरा लिखो गैर संस्थागत साख स्रोत। तीसरा लिखो स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। और 4 नंबर लिखो चिट फंड कंपनियां, चिट फंड कंपनियां। ये 4 चीजें पढ़ेंगे अपन। संस्थागत साख स्रोत, गैर संस्थागत साख स्रोत है, दूसरा स्वयं सहायता समूह है, और एक चिट फंड कंपनियां। हालांकि चल तो रहा अभी है, फुल है क्या? ठीक है, वो बीच में रुक गए थे। चिट फंड कंपनियां लिख लिया भाई। देखो इसमें थोड़ा सा समझ लेना आप, संस्थागत साख स्रोत में तो अब ये दिक्कत आ जाती है यार, इसमें क्या? हाँ, इसे तार हिलता होगा। देखो संस्थागत साख स्रोत में तो अपने उन संस्थाओं को शामिल करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, और उनके कार्यों को देश का केंद्रीय बैंक और सरकार उनके कार्यों का क्या करती है? नियमन करती है। समझ आ गया यहाँ तक? जैसे जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक हैं, जो सहकारी बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है ना, वो तो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? संस्थागत साख स्रोत में आ जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो भी संस्थान लोगों को लोन वगैरह देते हैं वो भी सारे किस में आ जाएंगे? संस्थागत साख स्रोत के अंदर। गैर संस्थागत साख स्रोत में कौन आएंगे? जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके कार्यों का कोई नियमन या कोई रेगुलेशन नहीं किया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे साहूकार भी तो लोगों को लोन देते हैं, गाँव के अंदर जो जमींदार वगैरह है, किसानों को जैसे लोन वगैरह लेते हैं तो अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से भी तो उधार लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनका सरकार का जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिनका आरबीआई का जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कहने मतलब जिनका नियमन सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? गैर संस्थागत साख के स्रोत। लिखो आप पहली लाइन लिखो
संस्थागत साख स्रोतों में, अरे एडिंग की जरूरत नहीं, वो मैं लिखा दूंगा। एडिंग ये चार तो लिख लिया ना आपने, फिर आप नीचे एरो का निशान लगा करके लिख लो। संस्थागत साख स्रोतों में, संस्थागत साख स्रोतों में उन समस्त बैंकों, उन समस्त व्यापारिक बैंकों, ऐसे लिख लो, उन समस्त व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, तथा सरकारी संस्थाओं, तथा सरकारी संस्थाओं को शामिल किया जाता है, सरकारी संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जिनका सरकार तथा, जिनका सरकार तथा केंद्रीय बैंक के पास, जिनका सरकार तथा केंद्रीय बैंक के पास पंजीकरण होता है, तथा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है, तथा सरकार व केंद्रीय बैंक इनके कार्यों का, सरकार व केंद्रीय बैंक इनके कार्यों का नियमन करते हैं, नियमन करते हैं, नियमन, नियमन करते हैं। देखो नियमन का मतलब मैंने आपको बताया था, इनके संबंध में रूल्स बनाते हैं, समझे कि नहीं? रूल्स के हिसाब से इसके कार्यों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कौन करेगा इनके कार्यों को कंट्रोल? है देश का केंद्रीय बैंक करेगा, सरकार करेगी। क्लियर आता है? तो जिनका रजिस्ट्रेशन होता है केंद्रीय बैंक के पास, सरकार के पास, जिनके काम का नियमन और नियंत्रण कौन करते हैं? सरकार और केंद्रीय बैंक करते हैं। तो ऐसे संस्थानों को तो अपन किसी में शामिल करेंगे? संस्था के स्रोत के अंदर। फिर लिखो नीचे एरो का निशान लगा करके, गैर संस्थागत साख स्रोतों में, गैर संस्थागत साख स्रोतों में गैर संस्थागत साख स्रोतों में महाजन, महाजन, व्यापारी, महाजन, व्यापारी, जमींदार, जमींदार, मित्र, मित्र, निकट रिश्तेदार, मित्र, निकट रिश्तेदार, जो आवश्यकता पड़ने पर, जो आवश्यकता पड़ने पर, जो आवश्यकता पड़ने पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर यहां तक? फिर लिखो, इन्हें देशी बैंक कहा जाता है, इन्हें देशी बैंक कहा जाता है, देशी, देशी बैंक कहा जाता है। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से संस्थागत साख का स्रोत नहीं है या निम्न में से संस्थागत साख का स्रोत है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो संस्थागत स्रोत में तो आप समझ गए होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास, जिनके कार्यों को गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करती है? नियमन करती है, नियंत्रण करती है। वो तो सारे किस में आ जाएंगे? संस्थागत में आ जाएंगे। और गैर संस्थागत स्रोतों में
जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इनकी ब्याज की दरों को कंट्रोल करने वाला नहीं है, उनकी ऋणों की शर्तों को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। समझ क्या आता है? तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो लोगों को जरूरत पड़ने पर लोन देते हैं, ऋण देते हैं, जैसे महाजन। महाजन जानते हो आप? गांव में ऐसे दो चार लोग होते हैं जिनका काम ही क्या होता है कि भाई उधार देना, ब्याज से कमाई करना। ऐसे होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? महाजन बोलते हैं। फिर व्यापारी वर्ग भी लोगों को लोन देते हैं, जमींदार। इसके अलावा जो मित्रों से या अपने निकट रिश्तेदारों से भी जरूरत पड़ने पर लोन लिया जाता है। भाई 2 रुपया सैकड़े के ऊपर, या 1 रुपया सैकड़े पर, या 3 रुपया, 5 रुपया, 10-10 रुपया सैकड़े पर भी लोग लोन लेते हैं इनसे। क्लियर तक? तो ये इनको क्या कहा जाता है? देशी बैंक। तो देशी बैंक साख का संस्थागत स्रोत है या गैर संस्थागत स्रोत है? गैर संस्थागत। अब इसमें प्रश्न आ जाता है कि इन दो स्रोत अपने पढ़ लिए, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। इनमें ब्याज की दरें, ठीक है ना, और ऋण की शर्तें ज्यादा कठोर और ऊंची किसकी होती हैं? गैर संस्थागत स्रोत। लिखो इसमें, गैर संस्थागत स्रोतों से, गैर संस्थागत स्रोतों से लिए गए ऋणों की शर्तें, लिए गए ऋणों की शर्तें कठोर होती हैं। लिए गए ऋणों की शर्तें कठोर होती हैं तथा इनकी ब्याज की दरें ऊंची होती हैं। इनकी ब्याज की दरें ऊंची होती हैं। मतलब ये यहां तक कहते हैं भाई 3 साल के लिए तेरे को दे रहा हूं, 3 साल में नहीं हुआ तो तेरा घर है या तेरी जमीन है वो मेरी हो जाएगी, या चीज ये हो जाएगी। इस तरह की वो कठोर शर्तें रखते हैं, और ब्याज की दरें भी बहुत ऊंची रहती हैं। और दूसरी बात, इनकी लिखा पढ़ी भी कंप्लीट सही नहीं होती, आधी अधूरी लिखा पढ़ी करके भी वो लोन दे देते हैं, फिर अगले के ऊपर अनावश्यक क्या बना देते हैं? प्रेशर बना देते हैं। हो गया यहां तक? अब इसमें देखो, गैर संस्थागत स्रोतों में तो अपने को कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डिटेल। एक तो इसमें संस्थागत स्रोतों में अपने को डिटेल पढ़नी है, एक अपने को थोड़ी इसमें भी पढ़नी पड़ेगी, स्वयं सहायता समूह, क्योंकि आपके पॉइंट में नीचे दे रखा है सिलेबस के अंदर स्वयं सहायता समूह, तो इसमें पढ़ना है। एक थोड़ा सा आपको चिटफंड कंपनियों के ऊपर पढ़ना है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं सबसे ज्यादा वो इस पे बनते हैं, तो इसमें मैं नहीं लिखा रहा हूं, इन तीनों के अंदर मैं आपको लिखा रहा हूं। तो अब आप हेडिंग डालो, क्या गया? अच्छा इधर गया क्या? चेंज हो जाता है ये भी। हाँ। है, क्या करें? हाँ, लिखो इसके अंदर आप संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत, लिखो इसमें, देश के व्यापारिक बैंक, देश के व्यापारिक बैंक, देश के व्यापारिक बैंक लोगों को ऋण देने के लिए देश के व्यापारिक बैंक लोगों को ऋण देने के लिए साख सर्जन क्रिया करते हैं, साख सर्जन क्रिया करते हैं। साख सर्जन क्रिया करते हैं। क्लियर यहां तक? फिर लिखो, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक देश के लोगों को निम्न प्रक्रिया से
निम्न प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध करवाते हैं, निम्न प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध करवाते हैं। एक तो लिखो चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट, चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट। अब देखो इसमें एक तो ये ध्यान रखना, चालू खाता किसके लिए खोला जाता है? व्यापारियों के लिए। चालू खाता किसके लिए खोला जाता है? व्यापारियों के लिए। अब चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि व्यापारी बैंक से बातचीत करके अपने अकाउंट में जितनी राशि जमा है उससे ज्यादा राशि का चेक काट देते हैं और उनका चेक क्या हो जाता है? स्वीकृत हो जाता है। आप इसको सीधी लैंग्वेज में ऐसे याद रख लेते हो, रख लेना आप चाहिए आपको कि बैंक के चालू खाते में जमा राशि से ज्यादा राशि के चेक का भुगतान कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। अब जो अतिरिक्त उन्होंने भुगतान किया है वो क्या हो जाता है? उसका लोन हो जाता है और उसके ऊपर बैंक क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। लिखो व्यापारिक बैंक चालू खाते पर, व्यापारिक बैंक के चालू खाते पर व्यापारियों को खाते में जमा राशि से अधिक, खाते में जमा राशि से अधिक का चेक जारी करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जारी करने की सुविधा प्रदान करते हैं जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने आपको कहा कि व्यापारिक जो बैंक होते हैं वो व्यापारियों को उनके खाते में जमा राशि से ज्यादा राशि का चेक जारी करने की क्या देते हैं? सुविधा प्रदान करते हैं। समझ गया? तक जिसको क्या कहा जाता है? ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। भाई जैसे अपने अकाउंट में जितना रुपया है अपन उससे ज्यादा रुपए का चेक जारी नहीं कर सकते। यदि अपन ज्यादा रुपए का चेक जारी कर देते हैं तो वो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। समझ गया? तक चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है और अपने को उसकी पेनल्टी भी देनी पड़ती है। लेकिन बैंक जो होते हैं वो व्यापारियों को सुविधा देते हैं। कौन से खाते पे देते हैं? चालू खाते पर, कि उनके खाते में जितना पैसा जमा है अगर उनको जरूरत पड़ गई, भाई व्यापारियों को पड़ती रहती है जरूरत, अगर उनको जरूरत पड़ गई तो वो जमा राशि से ज्यादा राशि का चेक भी जारी कर सकते हैं। लेकिन उनको पहले बैंक से क्या करनी पड़ेगी? बात करनी पड़ेगी। और वो जो अतिरिक्त राशि है वो उनका क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा। लिखो इस अतिरिक्त राशि पर बैंक व्यापारी से ब्याज वसूलते हैं। तो बैंकों का लोन देने का एक तरीका हो गया। कौन सा तरीका है? चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। दूसरा तरीका लिखो आप, हुंडियों का मित्ती काटा बोलते हैं डिस्काउंट को। हुंडियों का मित्ती काटा करना।
हुंडियों का मित्ती काटा करना। मित्ती काटा, ये ती है, ये मित्ती काटा। मित्ती काटा मतलब आप इंग्लिश में लिख लो डिस्काउंट। मित्ती काटा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट है। हुंडियों का मित्ती काटा करना मतलब हुंडियों का डिस्काउंट करना। हुंडी तो इंग्लिश में भी उंडी लिखी जाती है, हिंदी में भी हुंडी लिखी जाती है। हाँ ठीक है ना, इसके कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती। हुंडियों का मित्ती काटा करना मतलब हुंडियों का डिस्काउंट करना। क्लियर यहां तक? अब देखो, पहली बात तो हुंडी कौन जारी करता है? देखो जैसे ये हुंडी है, विनिमय बिल है, चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, ये सारे विनिमय साध्य विलेख होते हैं। क्या होते हैं? विनिमय साध्य विलेख होते हैं। इनके आधार पर लेन देन हो जाता है। तो जैसे चेक एक विनिमय साध्य विलेख है, जिसको तो आप जानते हो चेक को, तो ऐसे मान लो कि आपका बैंक ड्राफ्ट होता है, वो भी एक विनिमय साध्य विलेख होता है, वो एक कागज ही तो होते हैं। तो वैसा ही एक कागज कौन होती है? हुंडी होती है। तो हुंडी भी एक ऐसा एक कागज होती है जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के ऊपर लिखता है। जैसे चेक है, तो चेक कौन लिखता है? भाई चेक तो जो खाता धारक लिखता है। किस पर लिखता है? अपने बैंक के ऊपर। चेक एक आदेश होता है। चेक क्या है? कि आदेश है, जो एक व्यक्ति बैंक को आदेश देता है कि भाई इतनी रकम आप इस व्यक्ति को क्या दे दो, उपलब्ध करा दो। इस तरह का आदेशित होता है। जैसे मान लो कि आपका पेमेंट, आपको कोचिंग को पेमेंट करना है और आपने चेक दे दिया, इसका मतलब आपने बैंक को, अपने बैंक को आपने आदेश दे दिया है कि इतनी अमाउंट साहब कलाम के अकाउंट में आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। आपने ये आदेश दे दिया। तो चेक क्या है? एक बैंक का आदेश है, जो एक ग्राहक किसको देता है? अपने बैंक को देता है। समझा गई होगी बात ये? अब जो हुंडियां होती हैं, तो हुंडी भी एक इस तरह का एक कागज होता है जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है। समझ? किसको लिखता है? एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है। क्लियर थी बात? तो जो हुंडी लिखी जाती है, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है, लेकिन व्यापारी को क्या है? पैसों की जरूरत है, तो व्यापारी उस हुंडी को बैंक में जमा करवा देता है। जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए की हुंडी है, बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक क्या है? उस हुंडी का डिस्काउंट काट लेता है। जैसे मान लो कि 10% डिस्काउंट काट लिया, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए काट लिए, 90,000 रुपए का उसको क्या दे देता है? लोन दे देता है। समझ गए? 90,000 रुपये उसको उधार दे दिया। फिर क्या है कि हुंडियों का जो लेन देन है, वो 3-3 महीने से हुंडियों का लेन देन होता रहता है, और हुंडियों का जो पैसा है वो डूबता नहीं है। क्योंकि जैसे चेक बैंकों के विश्वास पर चलते हैं, तो वैसे ही हुंडियां जो होती हैं वो व्यापारियों के विश्वास पर चलती हैं। व्यापारियों का आपस में विश्वास होता है, व्यापारी को विश्वास पे चलता है। और आपको पता है कि जो बिजनेस करते हैं, पीढ़ियां गुजर जाती है उनकी बिजनेस में, उनके बिजनेस का एक विश्वास होता है, और बैंक उनमें खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। हुंडियों से बैंक खूब कमाते हैं और पैसा डूबता भी नहीं। तो हुंडियों का भुगतान बैंक तुरंत कर देते हैं, उसके ऊपर क्या काट लेते हैं? डिस्काउंट काट लेते हैं अपना। भाई जो भी ब्याज बनता है वो ब्याज पहले काट लेते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। फिर थोड़े दिन बाद में हुंडी का बैंक को क्या हो जाता है? भुगतान प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हुंडियों का लेन देन बोल देते हैं। और बैंक इस पे डिस्काउंट काट करके जो भुगतान करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हुंडियों का मित्ती काटा करना कहते हैं। लिखो पहली लाइन तो ये लिखो, हुंडी एक व्यापारी, हुंडी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर लिखता है। हुंडी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर लिखता है। हुंडी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के ऊपर लिखता है। जैसे चेक है वो बैंक पर लिखते हैं ना अपने, वैसे हुंडी एक व्यापारी किस पे लिखता है? दूसरे व्यापारी पर लिखता है। फिर लिखो दूसरी बात है, हुंडियों का कारोबार, हुंडियों का कारोबार व्यापारियों और बैंक, व्यापारियों और बैंक के विश्वास पर चलता है।
हुंडियों का व्यापार किस पे चलता है? जो कारोबार है, ट्रांजैक्शन है, वो किस पे चलता है भाई? व्यापारी और बैंक के विश्वास पर चलता है। जैसे देखो यहां विश्वास का मतलब यहां भी साख शब्द आ गया एक प्रकार से, क्योंकि विश्वास के ऊपर लेन देन होता है। फिर लिखो बैंक बैंक हुंडियों का बैंक हुंडियों का डिस्काउंट काट करे बैंक हुंडियों का डिस्काउंट काट करे शेष राशि व्यापारी को उपलब्ध करा देते हैं। शेष राशि व्यापारी को उपलब्ध करवा देते हैं। इसमें आपको और ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको यह पता होना चाहिए कि एक लोन देने का, ऋण देने का एक तरीका क्या है? हुंडियों का मिति काटा। जैसे एक तरीका आपने पढ़ा चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट, दूसरा तरीका आपने पढ़ लिया हुंडियों का मिति काटा करना। तीसरा लिखो, तीसरा तरीका नगद उधार। नगद उधार तीसरा तरीका है नगद उधार। नगद उधार अगर क्वेश्चन आता है आपके कि बैंक लोगों को जो ऋण उपलब्ध करवाते हैं या साख उपलब्ध करवाते हैं तो कितने तरीकों से उपलब्ध करवाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 3 तरीकों से उपलब्ध करवाते हैं। उन 3 तरीकों का नाम क्या है, या उनकी 3 प्रोसीजर है, 3 प्रक्रिया ऋण उपलब्ध करवाने की। एक का नाम है चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट, दूसरे का नाम है हुंडियों का मिति काटा करना, तीसरे का नाम है नगद उधार। अब इस नगद उधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। लिखो बैंक किसी व्यक्ति को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उस व्यक्ति का खाता खोलते हैं। उस व्यक्ति का खाता खोलते हैं। उसके खाते में ऋण राशि जमा कर देते हैं। ऋण राशि जमा कर देते हैं तथा ऋण लेने वाले व्यक्ति को चेक बुक देकर चेकों से भुगतान करने की सलाह देते हैं। चेकों से भुगतान करने की सलाह देते हैं। चेकों से भुगतान करने की सलाह देते हैं। लिख लिया क्या? अरे भाई मैंने आपको लिखाया कि नगद उधार देने की प्रोसीजर क्या है कि जो व्यक्ति बैंक से लोन लेना चाहता है, बैंक उसका अपने पास अकाउंट खोल लेते हैं। अकाउंट खोल करके ऋण की राशि उसके अकाउंट में क्या कर देते हैं? जमा कर देते हैं। और उस व्यक्ति को चेक बुक दे देते हैं कि भाई तेरे को जो भी पेमेंट करना है तू चेक काट करके क्या करना? पेमेंट करना। बैंक नहीं चाहते कि लोग कैश निकालें और कैश से पेमेंट करें, बैंक नहीं चाहते। अगर देश के लोग कैश से पेमेंट करने लग जाएंगे, कैश में अपना लेन देन करने लग जाएंगे, तो बैंकों का बिजनेस फेल हो जाएगा।
सारे बैंक से कोई लेन देन नहीं करे, सारा केस में करने लग जाए काम है, तो बैंकों का व्यवसाय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बैंक प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो बैंक अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक क्या कहते हैं लोगों को कि आप लोन ले जाओ, भले कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट खोल देंगे, आपके अकाउंट में जमा कर देंगे, कोई रुपया थोड़ी लगा अकाउंट में, एंट्री तो करनी पड़ती है, एंट्री कर दी और उनको चेक बुक दे दिया कि आप जिसको भी भुगतान करना है वो आप चेक से पेमेंट करो। अब व्यक्ति जब भी चेक काटेगा, वो चेक जाना तो किसी बैंक के पास ही है, वो बैंक में जमा हो गया, बैंक को किसी को दूसरे को देना है तो उसके नाम से अकाउंट जमा कर दिया और उसके लिंक दे दिया और उसको भी चेक बुक देती। कहने मतलब देश के लोग चेकों से लेन देन करते रहो और पैसा किसके पास पड़े रहेगा, बैंक के पास पड़ा रहेगा और बैंक उससे बिजनेस करते रहेंगे और उससे लोगों से ब्याज से लेते रहेंगे। यही मेरी बात समझे भाई, जिसको लोन देना है भाई अपने लोगों की बचते बैंक में जमा रहती हैं। क्लियर यहाँ तक है भाई, जो भी मान लो 1 लाख रुपए कमाता है, 1.5 लाख रुपए कमाता है या 50,000 कमाता है, तो सारा खर्च थोड़ी करते हैं, उसमें से 50% खर्च कर देते हैं, कई 80% खर्च कर देते हैं, कई 20% खर्च करते हैं, बाकी पैसा जो बचता है वो कहाँ जाता है, बैंकों में तो जमा रहता है। कर्मचारियों की सैलरी आती है तो कहाँ आती है, बैंकों में आती है। कई तो कर्मचारी अपनी सैलरी निकालते नहीं, इधर उधर से खर्चा निकाल लेते हैं, सारी सैलरी बैंक में क्या रहती है, सेफ रहती है। बैंक के बढ़िया रहता है, वो पैसा पड़ा रहता है, बैंक उस पैसे से क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को लोन देते हैं। अब देखो बैंक की जो बचते बैंकों के पास जमा है तो बैंक को भी तो ब्याज देना पड़ रहा है, बैंक का भी तो खर्चा लग रहा है, लेकिन बैंक तो ब्याज देते हैं कम और बैंक जब जिसको लोन देते हैं उससे ब्याज लेते हैं ज्यादा। तो ये तो जो अंतराल है, ये अंतराल ही बैंकों का क्या है, बिजनेस है। अब वो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसलिए बैंक ये चाहते हैं कि लोग हमारे से ज्यादा क्या लें, लोन ले, लोन भी ले उसको केस नहीं निकलवाए, वो समझे नहीं, लोन तो ले लें लेकिन वो केस नहीं निकलवाए, वो क्या करें, चेक से पेमेंट। बहुत खुश होकर के आपको चेक बुक दे, ले साहब आज चेक बुक थे तो जल्दी खत्म हो जा, दूसरी ले जाओ तुरंत। और बड़े जो होते हैं उनको तो ये कहते हैं कि आपको घर पर पहुंचा देंगे हम चेक बुक, टेंशन मत लो आप, वो चेक बुक दे देते हैं और चेक काट काट करके आप पेमेंट करो। वो लोगों के पास चेकों से पेमेंट होता रहता है और सारा पैसा कहां पड़ा रहता है, बैंकों के पास, क्योंकि चेक जाना है तो जाना किसी बैंक के पास ही है। उस बैंक में भी कोई पेमेंट करेगा तो वो भी चेक से करेगा, वो भी किसी बैंक के पास जाना है, तो पैसा बैंकों में जमा रहता है और बैंक उस पैसे से क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों को क्या है, लोन देते रहते हैं। भाई जैसे आपकी जो बचते हैं मेरे पास जमा कर दो, मैं कहूँ भाई पर्ची काट दे देती हूँ मैं, पेमेंट करना हुआ पर्चियों कर बोगरो, तो वो तो पर्चियां ही तो है बैंकों की। भाई विश्वास होना चाहिए बैंकों के ऊपर, लोगों का विश्वास है तो वो बैंकों की पर्चियां जो चेक हैं वो चलते हैं, उनसे माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है। क्लियर यहां तक? अब आपके अपन पढ़ेंगे इसको, तो मैंने आपको यहां बता दिया कि बैंक से कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक उसका अकाउंट खोल लेते हैं, उसके अकाउंट में लोन की राशि क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। अब आप इस बात को समझना, ऋण जिसने लिया है उसने जमाएं उत्पन्न कर दी, अरे जिसने लोन लिया है उसका अकाउंट खुल गया, उसके अकाउंट में पैसा क्या हो गया, जमा हो गया। जमा होते ही बैंक मान लेता है कि मेरे तो पास पैसे और आ गए। इसकी प्रोसीजर में समझाऊंगा आपको। देखो मान लो कि मैंने लोन लिया है तो बैंक क्या करेंगे, मेरे अकाउंट का खाता खोल लिया, मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया है, अकाउंट खोला, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए की एंट्री कर दी। एंट्री करते बैंक के मान लेंगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए और आ गए, पैसा तो पड़ा है कि। फिर उससे कुछ एक अगला अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसका कुछ परसेंट तो अपने पास क्या रखेंगे, केस रखेंगे, बाकी पैसा उसको भी उधार दे देंगे। तो इस तरह की वो प्रोसीजर चलाते रहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं। जिसने ऋण लिया है तो जमाएं आ गई ना बैंकों के पास है, फिर जमाओं से वो क्या देते हैं, लोगों को लोन देते हैं। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं, जमाएं किसको उत्पन्न करती हैं, ऋणों को उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रोसीजर से बैंक क्या करते हैं, जितना उनके पास लोगों का केस जमा है उससे कई गुना राशि तक वो क्या दे देते हैं, लोन दे देते हैं लोगों को। जैसे बैंकों के पास जमा तो मान लो कि 10 लाख रुपए हैं और बैंकों ने 10 गुना लोगों को क्या दे दिया, उधार दे दिया। बैंक को तो ब्याज देना पड़ रहा है 10 लाख का, जबकि बैंक ब्याज कितने का ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का लोगों से ब्याज ले रहे हैं। बैंकों की ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रक्रिया इस तरह की, इस प्रक्रिया का नाम ही है साख सर्जन करना। क्या कहते हैं उसको, साख सर्जन की प्रोसीजर बोलते हैं। अब आपको पता है जितना ज्यादा साख सर्जित करेंगे लोगों को उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, लोन मिलेगा।
जितना लोन मिलेगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति उतनी ही बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंकों की जमाएं भी मुद्रा की पूर्ति का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। पढ़ा था ना अपने, अरे M1 M3 पढ़ा था ना। तो बैंकों की जो जमाएं हैं वो मुद्रा की पूर्ति का क्या होती हैं, हिस्सा होती हैं। और जितना ज्यादा लोन मिलेगा अर्थव्यवस्था में उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। चलो लिखो आगे। तो मैंने क्या लिखा भाई, जमाएं उत्पन्न कर देती हैं। फिर लिखो बैंक के इन्हीं जमाओं से है क्या, दिखाओ मेरे को, दिखाओ कहां दिक्कत आ गई। मैंने आपको ये लिखा है कि बैंक किसी व्यक्ति को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए उस व्यक्ति का खाता खोलते हैं, फिर उसके खाते में ऋण राशि जमा कर देते हैं तथा ऋण लेने वाले व्यक्ति को चेक बुक देकर चेकों का भुगतान करने की सलाह देते हैं। इतना ही तो हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर लिखो आगे। इस प्रकार बैंक के जमाओं को पुनः ऋणों के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं, ऋणों के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। एक बार दिक्कत आओगी, लिख लो, फिर अपना आप सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ऋणों के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार बैंकों के संबंध में यह कहा जाता है कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं तथा जमाएं ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं तथा जमाएं ऋणों को उत्पन्न करते हैं। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं तथा जमाएं ऋणों को उत्पन्न करती हैं। लिख लिया आपने लाइन। और आप इसको यह भी कह सकते हो कि जमाएं हैं वो ऋणों की संतान है। जमाएं किसकी संतान है, ऋणों की संतान है। और ऋण है वो जमाओं की संतान है। वो उसको उत्पन्न करता है और वो उसको उत्पन्न करता है। फिर लिखो, बैंकों की इस प्रक्रिया को ही साख सर्जन क्रिया कहते हैं। बैंकों की इस प्रक्रिया को ही साख सर्जन क्रिया कहते हैं। फिर लिखो, बैंकों की साख सर्जन क्रिया को निम्न उदाहरण में समझाया गया है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, निम्न उदाहरण में समझाया गया है। एक एग्जाम्पल लिखो आप। देखो, एक बैंक का, मैं किसी बैंक का एक बैलेंस शीट बना रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूं, बैंक की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होती है, संपत्तियां होती हैं और दायित्व होते हैं। तो यहां तो इसके दो पार्ट बना लो बैलेंस शीट का, जिसको बोलते हैं तुलन पत्र, मतलब बैंक का तुलन पत्र। बैंक का तुलन पत्र मतलब उसकी बैलेंस शीट है ये। और बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है संपत्तियां और एक होती है दायित्व, मतलब उसकी लायबिलिटीज होती हैं, दायित्व।
संपत्तियां, दायित्व। यहां पर ये मान लेते हैं कि बैंकों के पास एक ए नाम का कोई व्यक्ति आया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल पहले सुन लो, फिर उसके बाद में आप उतार लेना। देखो, अपन ये मान लेते हैं कि बैंक के पास कोई ए नाम का कोई व्यक्ति आया है और उसने अपनी जमाएं बैंक के अंदर क्या कर दी, डिपॉजिट करवा दी। अपन ये मान लेते हैं कि उसने बैंक में कितने रुपए जमा करवा दिए, 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। जमा करवा दिए, बैंक के पास पैसा आ गया, इसका मतलब वो बैंक की क्या होगी, संपत्ति होगी। बैंक अब उस पैसे से अपना बिजनेस से कर सकता है। क्यों भाई, अपने को थोड़ी पता है कि बैंकों में अपने जो पैसा रखा है बैंक उसका क्या कर रहे हैं, नहीं पता ना। बैंक चाहे जैसे उससे बिजनेस से करे। तो बैंक के पास कितने रुपए आ गए हैं, 10,000 रुपए आ गए। लेकिन जब जिस व्यक्ति ने बैंक में जमा करवाया है वो जरूरत पड़ने के ऊपर बैंक से निकलवा भी तो सकता है। इसका मतलब बैंक के ऊपर 10,000 का दायित्व भी आ गया कि जब जरूरत पड़े, बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो निकलवाने के लिए आए तो वो उसको 10,000 रुपए देने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तो यहां पर बैंक, उसके पास दायित्व भी कितने रुपए का आ गया, 10,000 रुपए का बैंक के ऊपर क्या आ गया, दायित्व आ गया। बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व क्या चलते हैं, बराबर चलते हैं। आगे इतनी बात समझे। अब देखो, बैंकों के कार्य करने का एक्सपीरियंस होता है और बैंक अपने एक्सपीरियंस से ये पहचान लेते हैं कि जितने लोग जमा करवाते हैं उसका 20% से ज्यादा लोग केस नहीं निकलवाते हैं, या 20% या 25%, वो बैंक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। देखो, बैंक को एक तो आरबीआई ने जो सीमा निर्धारित कर रखी है कि आप इतना केस हमेशा अपने पास रखो, उससे बैंक कुछ ज्यादा रखते हैं ताकि उनका विश्वास खराब नहीं हो। तो बैंक अपने अनुभव से रखते हैं, भाई जैसे 20% तो आरबीआई ने निर्धारित कर रखा है, भाई 20% तो आपको केस रखना ही रखना है, या 21% आपको केस रखना ही रखना है। उसके अलावा अपन 10% और ज्यादा एक्स्ट्रा रख ले ताकि अपने कोई दिक्कतें नहीं आई। तो वो अपन मान लेते हैं कि बैंकों का अपना अपना खुद का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। ये अपने मान लिया कि बैंक अपने एक्सपीरियंस से रखते हैं, भाई 25% अपने को हमेशा क्या रखना है, केस रखना। जितनी अपने पास जमाएं हैं उस जमाओं का 25% अपने पास केस रहेगा, तो अपने कारोबार में कोई दिक्कतें आने वाली नहीं। तो यहां पर मान लो भाई बी नाम का व्यक्ति क्या है, बैंक के पास पहुंच गया, क्योंकि बैंक के पास 10,000 रुपया है, बैंक उसे बिजनेस करने के लिए क्या है, तैयार है। अब कोई बी नाम का व्यक्ति आया यार, वो बैंक से कहा कि साहब मुझे लोन की जरूरत है, मुझे लोन दो। तो बैंक लोन देने के लिए क्या है, तैयार है, क्योंकि बैंक को तो 10,000 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, लेकिन बैंक को तो कमाई करनी है। तो बैंक अपने एक्सपीरियंस से सोचते हैं भाई 25% तो मुझे रखना है, पता नहीं कब लेने आ जाए, पूरा तो नहीं लेकिन आधा पता लेने आ ही जाएगी। तो वो 25% अपने पास रखते हैं कि भाई ठीक है लोन दे देंगे। तो आप मुझे बताओ 25%, चलो आपको दिक्कत क्या आएगी जोड़ने में, 20% मान लेते हैं। 20% अपने पास क्या रखते हैं, वो केस रख लेते हैं। बचा कितना, 8,000 रुपया लोन देने में बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक उसका क्या करते हैं, लोन देते हैं तो उसका अकाउंट खोलते हैं। पहले अकाउंट खोलेंगे और उसका अकाउंट खोल करके उसके अकाउंट में कितने रुपए जमा कर दिया, 8,000 रुपए बैंक ने क्या कर दिया, जमा कर दिया। आपका लोन स्वीकृत हो गया, आपके अकाउंट में खोल दिया, अकाउंट में आपके 8,000 रुपए आ गए। क्लियर यहां तक। आप चाहो तो उसको चेक बुक दे देते, आप चाहो पेमेंट करना हो आपको इस चेक से क्या कर देना, आप पेमेंट कर देना। क्लियर यहां तक। अब देखो, बैंक के पास जैसे 8,000 रुपए एंट्री आ गई ना, बैंक ये मान लेता है कि 8,000 रुपए मेरे पास है और आ गए, जमाई तो है उसके, तो उसको वो बैंक क्या मान लेता है, अपनी संपत्ति मान लेता है। लेकिन बैंक के ऊपर दायित्व भी तो आ गया, 8,000 रुपया उसने दिया है तो पेमेंट निकाल भी तो सकता है, तो उसके ऊपर दायित्व भी कितने का आ गया, 8,000 का उसके ऊपर क्या आ गया, दायित्व आ गया। क्लियर यहां तक। अब तीसरा व्यक्ति आता है बैंक के पास, आप लोन चाहिए, बैंक का पे मान के चलता है मेरे पास 8,000 रुपए है, समझ गया तक, उसका 20% तो चाहिए मुझे, बाकी वो लोन देने के लिए क्या है, तैयार है। तो 8,000 का 20% तो वो अपने पास रखता है, बचा कितना, 6,600 बचे कितने, 6,600 रुपए का बैंक क्या कर देता है, उसको लोन है 400 है क्या, आप गणित यारो आप ही निकाल रहे हो, तो ये लो 400, 6,400 रुपए का उसका क्या है, लोन स्वीकृत कर देता है। लोन स्वीकृत करता है तो अकाउंट खोलता है और उसके अकाउंट में 6,400 रुपए डाल देता है। एंट्री होगी ना, एंट्री होते ही बैंक ने मान लिया कि मेरे पास 6,400 रुपए और आ गए, दिया तो है ही नहीं, दी तो उसको क्या है, चेक बुक दिया कि चेक ले जा, चेक काट देना, लेकिन उसके ऊपर दायित्व भी आ गया बैंक के ऊपर। दायित्व कितना आ गया, 6,400 रुपए का बैंक के ऊपर क्या आ गया, दायित्व भी आ गया।
अब डी नाम का व्यक्ति आता है कि साहब लोन चाहिए, ले जाओ लोन। बैंक के पास कितना रुपया पड़ा है? 6400 रुपये पड़ा है। 20% रखेगा और बाकी लोन दे देगा बैंक। तो इसका 20% कितना हुआ? 6400 का 20% 1200 रुपये, 1280। बच गया कितना? 5120। 5120 रुपए का उसको लोन स्वीकृत कर देगा। 5120 ये लोन स्वीकृत कर दिया उसको। लेकिन उसके बैंक के ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटीज भी आ गई। कितने की आ गई? 5120 रुपए की उसके ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटीज भी आ गई। अब बात यार तो फिर तो बैंक करता रहेगा इसे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। कितना करता रहेगा? 20% काटता जा रहा है ना, इसका मतलब उसका नगद आरक्षित अनुपात कितना है? 20% है। तो कितने गुना साख सर्जित करेगा? तो इसके लिए एक डिपॉजिट मल्टीप्लेयर होता है। क्या बोलते हैं इसको? साख गुणक या जमा गुणक बोलते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लेयर। ये होता है 1/r। 1/r का मतलब यहां पर 20% है। समझ आ गई होगी आप? बैंक अपने पास जो नगद आरक्षित अनुपात या जो नगद रखते हैं, नगद अनुपात है, वो कितना है? 20% है। अब आप इसे कितने गुना साख सर्जित कर लेगा? तो आप इसको ऐसे निकालना, 1/20% का मतलब होता है 20/100। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। ये संख्या पड़ जाए तो क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब बैंक के पास जितनी प्रारंभिक जमाएं हैं, प्रारंभिक जमा कितनी है? 10,000। तो 10,000 का 5 गुना वो साख सर्जित कर सकता है। 5 गुना राशि से वो कमाई कर सकता है। इसका मतलब आप इनको टोटल जोड़ोगे ऐसे, तो जोड़ोगे तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 50,000 रुपये आ जाएगा। और इसकी लायबिलिटीज भी कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपये। अब आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में बैंक को ब्याज कितने रुपए का देना पड़ रहा है? 10,000 का। 10,000 का ब्याज देना पड़ रहा है ना। और ब्याज ले कितने रुपए का रहा है? 50,000 का। 50,000 का तो नहीं ले रहा, क्योंकि ये 10,000 तो देना पड़ रहा है ना। आप 40,000 का। बैंक ब्याज ले कितने का रहा है? 40,000 का। और दे कितने का रहा है? 10,000 का। ब्याज देता है उसकी रेट क्या होती है? कम होती है। और जिसे ब्याज लेता है उसकी रेट क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बैंक का क्या है? प्रॉफिट है। बैंक की ये जो प्रोसीजर है, इसी प्रोसीजर का नाम है साख सर्जन क्रिया। समझ गए? और इसको बोलते हैं साख गुणक। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बैंक की ये साख सर्जन की जो प्रोसीजर है वो प्रभावित किससे होती है? साख सर्जन की क्रिया किससे प्रभावित होती है? कब उसकी साख सर्जन क्रिया बढ़ सकती है, कब उसकी साख सर्जन क्रिया घट सकती है? तो इसमें 3 चीजें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। पहली बात कंट्रोल करने वाली कौन सी है? उसके पास नगद जमाएं कितने। अगर देश के लोग बैंकों के पास जमा ही नहीं कराएं, अपने घर में रखें, तो बैंक साख सर्जित कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। और अगर देश के लोग ज्यादा घरों में केस रखते नहीं है, सरकार भी यही चाहती है, बैंक भी यही चाहते हैं कि लोग घर में पैसा नहीं रखें, बैंकों में क्या करवाएं? जमा करवाएं। बैंकों लोगों का व्यवहार यह है कि अपने घर में केस नहीं रखते, सारा पैसा जैसे आया बैंक में जमा कर दिया। तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। जैसे मान लो कि नगद आरक्षित अनुपात 20% ही है, इसमें क्या आता है, लेकिन प्रारंभिक जमाएं 10,000 के बजाय कितनी है? 20,000 होगी। तो बताओ बैंकों की साख सर्जन क्षमता डबल हुई कि नहीं हुई? और अगर ये 5 गुना हो जाए तो 5 गुना हो जाएगी। तो पहली बात तो बैंकों के पास नगद जमाएं कितनी हैं इस पर डिपेंड करेगी। दूसरी, जो बैंकों की साख सर्जन की जो प्रक्रिया है वो किस पर डिपेंड करेगी? इस आर पर डिपेंड करेगी। आप अब थोड़ा इतना समझ गए हो? आप बताओ, अगर नगद आरक्षित अनुपात आर को यदि बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों की साख सर्जन क्षमता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। जैसे इसको बढ़ा करके आर को कितना कर दिया? 25% कर दिया। 25% करते साख गुणक कम हो गया ना। साख गुणक कितना हो गया? 4 हो गया। तो बैंक सिर्फ 4 गुणी साख सर्जित कर पाएंगे, जबकि वो 20% था तो कितनी सर्जित कर रहे थे? 5 गुना कर रहे थे। अगर इसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 50% कर दिया,
तो बैंक सिर्फ 2 गुना ही साख सर्जित कर पाएंगे। 10,000 रुपये आए थे, 10,000 रुपये का तो वो ब्याज दे रहे हैं, फिर 20,000 रुपये का वो क्या दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं। 10,000 पर वो कमाई करेंगे। और अगर मान लो कि नगद आरक्षित अनुपात कितना कर दिया, 100% कर दिया, सारा का सारा बैंक को खुद ही रखना पड़ेगा, तो बताओ बैंक कितनी साख सर्जित कर पाएंगे? कोई साख सर्जित नहीं कर पाएंगे, लोन दे नहीं पाएंगे बैंक। समझ आ गया तक? तो इसका मतलब आपकी समझ में आ गया कि ये जो नगद आरक्षित अनुपात है वो साख सर्जन की क्रिया को प्रभावित करता है। आगे इतनी बात समझे। तीसरी बात जो है वो साख सर्जन को कौन प्रभावित करता है? लोगों का व्यवहार, लोगों का बैंकिंग व्यवहार। अगर देश के लोगों का व्यवहार ऐसा है, लेन देन का व्यवहार ऐसा है कि वो केस में लेन देन नहीं करते, वो बैंकों के माध्यम से लोन, जैसे आजकल आप ऑनलाइन करते हो ना, ऑनलाइन करें, देश के लोग बैंक ही चाहते हैं कि ऑनलाइन ही करें वो ट्रांजेक्शन, समझे कि नहीं, चेकों के माध्यम से ही करें। कहने मतलब बैंकों के माध्यम से लेन देन जितना ज्यादा करेंगे देश के लोग, बैंकों की साख सर्जन क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। और अगर देश के लोग केस में लेन देन करना शुरू कर देंगे, लोगों का व्यवहार ऐसा हो कि वो केस में लेन देन करते हैं, तो बैंक कम साख सर्जित कर पाएंगे। अब इसी को थोड़ा सा बदल करके प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में बैंक अधिक साख सर्जित कर पाते हैं या कम साख सर्जित कर पाते हैं? अधिक। क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था इसका मतलब है लोग शिक्षित हैं, वहां से बिजनेस अच्छा चलता है लोगों का, समझ गया तक, औद्योगिक संस्थान ज्यादा हैं, तो लोग किस में करेंगे? बैंकों के माध्यम से लेन देन करेंगे, केस के माध्यम से लेन देन नहीं करेंगे। अगर कोई राष्ट्र पिछड़ा है या कोई पिछड़ी अर्थव्यवस्था है, तो आपको पता है कि लोग बैंकों से व्यवहार कम करते हैं। आप जो गरीब तबके के लोग हैं, आप कहीं भी जाकर के, या जो गरीब राष्ट्र है वहां पर देखो केस में लेन देन होता है, बैंकों के माध्यम से लेन देन नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? और जहां पर बैंकों के माध्यम से लेन देन नहीं होता है, वहां पर साख सर्जन क्या होता है? कम होता है। मेरी बात आ गई होगी समझ में आपके? साख सर्जन कैसे करते हैं? साख गुणक क्या होता है? क्या होता है साख गुणक? बैंक अपनी जमाओं से जितने गुणा साख सर्जित कर लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? साख गुणक या जमा गुणक बोलते हैं। क्लियर तक? साख सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है कि बैंक अपनी जमाओं से जितने लोगों को उधार देने की जो या लोगों को ऋण देने की जो प्रोसीजर अपनाते हैं, ये प्रोसीजर है, इसी को क्या बोलते हैं? साख। इस साख सर्जन में क्या हुए हैं? ऋणों ने जमाओं को उत्पन्न किया है और फिर जमाओं ने ऋणों को उत्पन्न किया है। समझ गया तक? तो ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। बैंक मुद्रा का निर्माण करते हैं। बैंक क्या करते हैं? मुद्रा का निर्माण। बैंक फैक्ट्री है। बैंक क्या है? फैक्ट्री है। क्या बनाती है बैंक? मुद्रा बनाती है बैंक। यहां पर बैंक ने बना दी ना मुद्रा, 10,000 जमा कराया था और बैंक ने कितना बना दिया? 50,000 बना दिया उसका। तो बैंक किसका निर्माण करते हैं? मुद्रा का निर्माण करते हैं। क्योंकि अपने मुद्रा की पूर्ति में पढ़ा है, अपने M1 अवधारणाएं पढ़ी है, M3 अवधारणा पढ़ी है, इसको संकुचित, इसको विस्तृत। तो इसमें बैंकों की जमाएं थी कि नहीं थी ना? तो इसका मतलब बैंक किसका निर्माण करते हैं? मुद्रा का निर्माण करते हैं। बैंक जितनी ज्यादा साख सर्जित करेंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का निर्माण उतना ही ज्यादा होगा। तो बैंक किसकी फैक्ट्री है? मुद्रा बनाने की, पैसा बनाने की, मुद्रा बनाने की फैक्ट्री है बैंक। अब तो अगर दिमाग में ये तो नहीं आ रही ना कि साहब आरबीआई ये फैक्ट्री, तो बैंक थोड़ी है, बैंक भी है। आरबीआई तो सिर्फ एक करेंसी का निर्माण करता है, समझ गए? मुद्रा में सिर्फ करेंसी थोड़ी आती है, मुद्रा में बैंकों की जमाएं हैं वो भी शामिल होती है। लिखो अब इसको, आप उतार लो बिल्कुल ऐसा कैसा ही। ये मत उतारना आप, ये सिर्फ ये उतार लो, नीचे में लिखवा दूंगा, आप क्लियर हो जाएगी फिर बात। सिर्फ ये उतारना आपको, ये बोलो। अरे यार डॉक्यूमेंट वो तो बैंक हम जार पता लगा लियो, तो कता कता चेमन है है नया बैंक खोलने के लिए वो आरबीआई की वेबसाइट पर देख लो आप।
हाँ भाई मिटा दू इसको। चलो लिखो अब नीचे, बैंक बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं से, बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं से जितने गुणा राशि की साख सर्जित कर लेते हैं, जितने गुणा राशि की साख सर्जित कर लेते हैं उसे साख गुणक, साख गुणक या जमा गुणक कहा जाता है। साख गुणक या जमा गुणक कहा जाता है। क्लियर इतनी बात? फिर लिखो, साख गुणक, साख गुणक ब्रैकेट में लिख लेना DM, इसको बोलते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लेयर। साख गुणक नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात ब्रैकेट में लिख लेना R, नगद आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझ रहे हो ना, उल्टा व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होता है। लाइन समझ आ गई कि नहीं? मैंने आपको लिखा है कि व्यापारिक बैंक अपनी प्रारंभिक जमाओं से, जैसे प्रारंभिक जमाएं 10,000 रुपए थी ना, नगद आरक्षित अनुपात कितना था? 20% था, तो 5 गुणा साख सर्जित कर लेना। तो अपनी प्रारंभिक जमाओं से जितनी गुणा साख सर्जित कर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? जमा गुणक या साख गुणक कहा जाता है। फिर मैंने आपको लिखाया कि जो साख गुणक होता है वो नगद आरक्षित अनुपात R का व्युत्क्रम होता है, अर्थात DM बराबर 1/R, ये लिख लो, DM बराबर 1/R। व्युत्क्रम हो गया ना इसका? यहां पर DM का मतलब है साख या जमा गुणक है, और R क्या है यहां पर? नगद आरक्षित अनुपात। और ये जो नगद आरक्षित अनुपात है यहां पर जो ये R है, इसमें आ गया यहां तक? इस R का मतलब है R बराबर है CRR प्लस SLR प्लस अन्य। ये इस R के अंदर है, बोलो, इस R में सारी जमाएं जो कितना जैसे जैसे केस रखता है ना वो सारा केस आ गया इस R के अंदर। क्लियर इतनी बात? अब आपसे मान लो कि मैं ये पूछ लूं कि नगद आरक्षित, प्रश्न आ जाता है फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं ऐसे प्रश्न है कि नगद आरक्षित अनुपात 25% हो तो गुणक का आकार बताओ। सेकंड ग्रेड में भी आएंगे अब की बार इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पर टॉपिक दे रखा है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से। नगद आरक्षित अनुपात 20% है तो जमा गुणक या सा गुणक कितना होगा? 4। लिखो नीचे, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात ब्रैकेट में लिखो R 25%, 25%
हो, 25% हो, तो जमा गुणक, तो जमा गुणक बताओ कितना होगा? 4 होगा। तो कैसे निकालोगे आप इसको? डी एम बराबर 1/25/100। 25% का मतलब 25/100। ये संख्या ऊपर चली जाएगी ना, 100 ऊपर चली जाएगी, तो 100 में आप 25 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, बिठा दूं इसको। मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि एक बैंक के पास से प्रारंभिक जमाएं हैं, वो कितनी हैं? 10,000 रुपए। एक बैंक के पास प्रारंभिक जमा कितनी है? 10,000 रुपए। और नगद दर जो आरक्षित अनुपात है वो कितना है? 25% है। तो आप बताइए, क्या बताना आपको? कुल जमाएं, आपसे पूछ लिया बैंक की कुल जमाएं, बैंक की व्युत्पन्न जमाएं। व्युत्पन्न जमाएं का मतलब वो बैंक ने की है वो जमाएं, वो आपको बताना है। क्या बताना आपको? कुल जमाएं, व्युत्पन्न जमाएं, या आपको क्या दे रखी हो? प्रारंभिक जमाएं। प्रारंभिक जमाएं कितनी है? 10,000 लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक बैंक की, क्वेश्चन लिखो, एक बैंक की प्रारंभिक जमाएं, एक बैंक की प्रारंभिक जमाएं 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। नगद आरक कोमा लगाओ, नगद आरक्षित अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात है कितना है भाई? 25% है। नगद आरक्षित अनुपात 25% है। तो बैंक की कुल जमाएं, बैंक की कुल जमाएं तथा व्युत्पन्न जमाएं होंगी। बैंक की कुल जमाएं तथा व्युत्पन्न जमाएं होंगी। तो कुल जमा तो कितनी हो जाएंगी? 4 गुना हो जाएंगी ना। तो कुल जमाएं तो आप लिख लो, कुल जमाएं तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना? 40,000 रुपए। और व्युत्पन्न जमाएं, व्युत्पन्न जमाएं कि बैंक ने कितनी जमाएं कर ली, तो व्युत्पन्न जमाएं आप कैसे निकालोगे? कुल जमाएं, कुल जमाएं माइनस करो प्रारंभिक जमाएं। हो जाएगा। कुल जमाएं कितनी है? 40,000 माइनस कर दो 10,000, कितनी आ जाएगी? 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए बैंक ने उत्पन्न कर ली, खुद ने बना ली 30,000 की मुद्रा। आगे यहां तक समझे? नीचे लिखो, अरे ये कोई कठिन सवाल थोड़ी है, लिया ना इसमें। हाँ, लिखाओ नीचे, लिखो बैंक, बैंक अपनी साख सर्जन क्रिया द्वारा, बैंक अपनी साख सर्जन क्रिया द्वारा मुद्रा का निर्माण करते हैं, मुद्रा का निर्माण करते हैं। अर्थार्थ, अर्थार्थ बैंक, अर्थार्थ बैंक मुद्रा निर्माण करने वाली,
अर्थात बैंक मुद्रा निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां होती हैं। अर्थात बैंक मुद्रा निर्माण करने वाली क्या होती हैं? फैक्ट्रियां होती हैं। फिर नीचे लिखो बैंक, यहां पर बैंक कौन से बैंकों की बात हो रही है? व्यापारिक बैंकों की, कॉमर्शियल बैंकों की बात हो रही है। क्लियर? बैंक जितनी अधिक, बैंक जितनी अधिक साख सर्जित करेंगे, बैंक जितनी अधिक साख सर्जित करेंगे, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति उतनी ही बढ़ जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। कोई डाउट हो तो बताओ भाई यहां तक। बैंक मुद्रा का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां होती हैं, मुद्रा का निर्माण करते हैं बैंक। और मुद्रा का निर्माण कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, वो समझ गया तक? तो वो मैंने आपको लिखा दी। जैसे फैक्ट्रियां कपड़ा बनाती हैं तो कपड़े की बनाने की क्या प्रक्रिया अपनाती हैं, कैसे बनाती हैं, तो ठीक है ना, वो प्रोसीजर आपको दिखा दे तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कपड़ा कैसे बनता है। मैंने आपको ये दिखा दिया कि बैंक मुद्रा कैसे बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? बिठा दूं इसको? चलो, तो अब प्रश्न आता है कि बैंकों की साख सर्जन क्रिया को प्रभावित करने वाली बातें कौन सी, या कौन से तत्व हैं जो बैंकों की साख सर्जन क्रिया को प्रभावित करते हैं। लिखो नीचे, बैंकों की, बैंकों की, बैंकों की साख सर्जन क्रिया, बैंकों की साख सर्जन क्रिया निम्न तीन तत्वों से प्रभावित होती है। निम्न तीन तत्वों से प्रभावित होती है। पहली लिखो, प्रारंभिक जमाई, प्रारंभिक जमाई। मेरे हिसाब से सबकी समझ आ रही है बात? एक लाइन लिख लो इसके अंदर, प्रारंभिक जमाई, प्रारंभिक नगद जमाई, इसको ऐसे लिखो, प्रारंभिक नगद जमाई। प्रारंभिक नगद जमाएं जितनी अधिक होंगी, प्रारंभिक नगद जमाएं जितनी अधिक होंगी, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक उतनी ही अधिक, उतनी ही अधिक साख सर्जित कर पाएंगे। उतनी ही अधिक साख सर्जित कर पाएंगे। क्लियर यहां तक? दूसरा लिखो, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको अपने क्या नाम दिया था? स्मॉल आर, नगद आरक्षित अनुपात। लिखो इसमें आप, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा, जितना कम होगा, व्यापारिक बैंक उतनी ही अधिक, उतनी ही अधिक साख सर्जित कर पाएंगे। व्यापारिक बैंक उतनी ही अधिक साख सर्जित कर पाएंगे। समझ आ गई होगी बात?
अब देखो जैसे मान लो कि नकद आरक्षित अनुपात 10% हो, भाई 10% 50% हो, नकद आरक्षित अनुपात 50% हो, तो बताओ बैंक कितनी साख सर्जित कर पाएंगे? 2 गुणी। कितनी होगी? 2 गुणी। और अगर नकद आरक्षित अनुपात 25% हो तो 4 गुणी, 20% हो तो 5 गुणी। समझ आ गई होगी आपके? जितना ही कम होगी व्यापारिक बैंक उतनी ज्यादा साख सर्जित कर पाएंगे। और लिखाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है आपको इसमें। तीसरा लिखो, लोगों का बैंकिंग व्यवहार, लोगों का बैंकिंग व्यवहार, इसमें लिखो देश के लोग चेकों के माध्यम से या बैंकिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से लेन देन अधिक करते हैं, लेन देन अधिक करते हैं, तो लेन देन अधिक करते हैं तब वाणिज्यिक बैंक अधिक साख सर्जित कर पाएंगे। क्वेश्चन लिखो एक, क्वेश्चन लिखो व्यापारिक बैंक अधिक साख सर्जित करेंगे, व्यापारिक बैंक अधिक साख सर्जित करेंगे जब, पहला ऑप्शन लिखो नकद आरक्षित अनुपात अधिक हो, नकद आरक्षित अनुपात अधिक हो, नकद आरक्षित अनुपात अधिक हो। दूसरा लिखो साख गुणक का आकार, साख गुणक का आकार कम हो, साख गुणक का आकार कम हो। तीसरा लिखो लोग नकद में अधिक व्यवहार करते हो, लोग नकद में अधिक व्यवहार करते हो, लोग नकद में अधिक व्यवहार करते हो, मतलब केस में ट्रांजैक्शन ज्यादा होता हो। 4 नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। कौन सा करोगे भाई? इसमें पहला ऑप्शन क्या था ये बताओ? इसमें आर क्या हो? ज्यादा। दूसरा ऑप्शन कौन सा था? साख गुणक का आकार क्या हो? कम हो। तीसरा ऑप्शन क्या था? नगद व्यवहार ज्यादा हो। ये था ना, 3 ऑप्शन है। अब आपको इतना दिमाग लगाना चाहिए था कि नगद आरक्षित अनुपात जितना ज्यादा होगा साख गुणक उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और साख गुणक कम हो जाएगा तो बैंक उतनी ही साख सर्जन कम कर पाएंगे। तो इन दोनों का तो एक या दोनों एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। आपको लिखा था व्युत्क्रम है। ये जितना ज्यादा होगा गुणक उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
फिर देखो, अगर आर का मान ज्यादा है, नगद आरक्षित अनुपात ज्यादा है, तो बैंक ज्यादा साख सर्जित नहीं कर पाएंगे। और यदि नगद आरक्षित अनुपात ज्यादा है तो साख गुणक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साख गुणक कम होगा तो बैंक ज्यादा साख सर्जित नहीं कर पाएंगे। अगर लोगों का नगद में व्यवहार ज्यादा है, लोग केस में लेन देन करते हैं, तब भी बैंक ज्यादा साख सर्जित नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लिखो नीचे एक लाइन, इसका प्रश्न का स्पष्टीकरण लिखो एक लाइन में। नगद आरक्षित अनुपात, नीचे क्वेश्चन के नीचे इसका स्पष्टीकरण लिखा रहा हूं मैं। नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होता है, नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होता है, साख गुणक उतना ही कम होगा। साख गुणक उतना ही कम होगा। क्लियर यहां तक है? फिर लिखो, इस प्रक्रिया से, या इस प्रक्रिया छोड़ो, ऐसे लिखो, इस परिस्थिति में व्यापारिक बैंक कम साख सर्जित कर पाएंगे, कम साख सर्जित कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लिखो, नगद आरक्षित अनुपात 25% है। नगद आरक्षित अनुपात 25% है, तो साख गुणक होगा, साख गुणक होगा। बताओ भाई, साख गुणक कितना होगा? साख गुणक क्या होगा? 4 होगा। एक्सपर्ट हो गए तुम तो, है? साख गुणक कितना हो गया भाई? 4 हो गया, बिल्कुल। तो अब मेरे हिसाब से आपकी दिक्कत नहीं है, चाहे साख गुणक पूछे चाहे नगद। और मान लो इसको उल्टा पूछ लिया उसने कि साख गुणक 5 है, तो नगद आरक्षित अनुपात 20% होगा। और यह आपको पता हो गया कि भाई कौन सी सिचुएशन में बैंक ज्यादा साख सर्जित कर पाएंगे, कौन सी सिचुएशन में बैंक कम साख सर्जित कर पाएंगे। मेरे हिसाब से बैंकों की साख सर्जन की जो प्रोसीजर है वो आपकी सारी समझ में आ गई हो गई यहां तक। और बैंक जब लोगों को लोन देते हैं तो लोन देने के 3 तरीके हैं, 3 उनके आधार हैं। 3 तरीकों से लोन देते हैं, 3 प्रक्रियाओं से लोन देते हैं। पहला, चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा देकर के। दूसरा, हुंडियों का मित्ती काटा करके। तीसरा, नगद उधार देने के। समझा कि नहीं? अब अगर प्रश्न आ जाए कि बैंक हैं करेंसी निर्माता, दूसरा आ जाए मुद्रा निर्माता, तो कौन से हैं? मुद्रा निर्माता हैं। और अगर प्रश्न आ जाए आरबीआई है करेंसी निर्माता, वो मुद्रा निर्माता नहीं है, करेंसी निर्माता है। आगे बढ़े अब, है ब्रेक। अरे यारो, अभी ब्रेक करेंगे आपके 11 बजे, फिक्स 11 बजे ब्रेक कर देंगे आपको। और मैं चाह रहा हूं कि आज ये टॉपिक करवा करके आपको जो एग्जामों में फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी मैं करवा दूं आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप और ज्यादा क्वेश्चन चाहो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो, और एक वो टेलीग्राम नंबर है वो ले लो आपको। चलो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। मान लो।
और टेलीग्राम में तो देखो जिस नाम से वही लिखूंगा मैं। डेवलप क्लासेस है सीकर, ये मेरा टेलीग्राम, उस पर डाल दूंगा मैं कोई क्वेश्चन ना। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये लिखा रहा हूं ये भी एफिशिएंट है। हाँ क्वेश्चन उसमें डाल देंगे, बाकी क्वेश्चन चलो उनको दे भी देंगे आपको, तो वो मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। हाँ हाँ, आंसर पे क्वेश्चन दोनों डाल देंगे उसमें। है बीजी बता रहा है, कोई बात नहीं, तो मत करो बाप। ठीक है भाई, चलो अब आगे लिखो। है कह रहे आगे। हाँ भाई, अपने दो, एक तो संस्थागत स्रोत पढ़ लिया, अपने गैर संस्थागत स्रोत पढ़ लिए थे। अब आपको दो चीजें, एक आपको उसमें भी वो भी लिखाना है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, थोड़ा सा वो लिखा दूं, फिर उसके बाद में आपका स्वयं सहायता समूह लिखा दूं और चिटफंड कंपनी लिखा दूं, अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो पहले तो वो लिखो आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, आज इसमें बैंक वाला आपको कंप्लीट हो जाएगा, बैंक वाला कंप्लीट हो जाएगा और अपन वैश्वीकरण उदारीकरण वाला शुरू कर देंगे आज। लिखो इसके अंदर आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। चलो पहले वो स्वयं सहायता समूह कराऊं क्या? चलो तो फिर वो कर दो, इसको छोड़ रहा हूं मैं एक बार है। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसमें टाइम लगेगा, वो छोटे छोटे वो करवा देता हूं पहले। चलो हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो 2 नंबर था ना, वो 3 नंबर स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, ये लिख लो आप, स्वयं सहायता समूह। तो वो एक साथ आपको लिखा है, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर लिख लेंगे अपने ये स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, देखो इसमें पहले थोड़ा सा समझ लो आप, फिर इसमें मैं लिखवा दूंगा आपको। देखो स्वयं सहायता समूह में क्या होता है कि यह आपको पता है कि भाई लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है, खासकर समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको बहुत ज्यादा उधार की जरूरत पड़ती है। अब वो समाज का जो कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, वो बैंकों से उधार लेने में असमर्थ होते हैं। अरे संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में वो असमर्थ होते हैं, क्यों? अरे होगी तारी बातें खत्म। संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में असमर्थ होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने के लिए उनको कोई ऋण आधार प्रस्तुत करना पड़ता है कि भाई हम लोन ले रहे हैं तो इस आधार पर लोन ले रहे हैं। उनके पास ऋण आधार का कोई सोर्स नहीं भाई, उनके पास न तो कोई इतना कोई मकान है कि वो बैंक उसके ऊपर लोन दे दे, इस तरह का, समझ गया? तो उनके पास कोई ऋण आधार नहीं है। दूसरी बात, बैंकों की बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, समझ गए ना? बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, जिन औपचारिकताओं को वो लोग पूरा नहीं कर सकते। भाई देखो, बैंक से लोन लेता है तो इतने सारे कागज मांगते हैं बैंक के, बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करवाते हैं, तो वो औपचारिकताएं आम आदमी नहीं कर पाता और वो उनके लिए बहुत बड़ा झंझट होता है। पढ़े लिखे आदमी के लिए बहुत बड़ा झंझट हो जाता है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर तबके का, उसके लिए तो बहुत बड़ा झंझट होता है। तो ये लोग क्या है कि संस्थागत स्रोतों से लोन नहीं ले पाते। फिर उनके पास तरीका बचता है कि वो देसी बैंकों से लोन ले। किससे लोन ले? देसी बैंक। देसी बैंक आपको बताया भाई, महाजन हैं, जमींदार हैं, व्यापारी हैं, जिन जो लोगों को लोन देने का काम करते हैं, उस पर ब्याज लेते हैं, ब्याज से कमाई करते हैं। वो देसी लोगों से, देसी बैंकों से लोन ले। लेकिन देसी बैंकों के लोन लेने की शर्तें बहुत कठोर होती हैं, ठीक है ना? दूसरी, वो जालसाजी भी करते हैं। तीसरा, उनकी ब्याज की दरें बहुत ऊंची होती है। एक बार उनके ये जखड़ में आ जाते हैं तो वो अपनी जमीन, मकान, जो कुछ होता है वो सब उनको
चले जाते हैं उनके, समझ आ गया आते। तो ये यहां से लोन लेने में भी इनको दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्लियर आते। तो फिर एक नया तरीका आया है उनको लोन देने के लिए, उसको ये है कि भाई ये लोग छोटे छोटे समूह में एकत्रित हो जाए, खासकर जो महिलाएं हैं वो अपना छोटा छोटा क्या बना ले, ग्रुप बना ले। 15 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप बन गया, या 15 से 20 लोगों का क्या हो गया कि ग्रुप हो गया, और वो अपनी बचतों को क्या करते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं। अपनी बचतों को क्या करते हैं, कलेक्शन कर, मतलब अपने बचत संसाधन वो जुटा लेते हैं, वित्तीय स्रोत जुटा लेते हैं। सारी बचतें इकट्ठी होगी, अब जिसको जरूरत पड़े तो उनकी सबकी बचतें हैं, उनमें से वो जिसको जरूरत पड़े उसको क्या दे देते हैं, वो लोन दे देते हैं। और वो ब्याज की दरें फिक्स कर लेते हैं, भाई कोई भी अपने में से किसी भी आदमी को यदि जरूरत पड़ गई तो उसको इतना लोन, भाई कितनी रकम दी जा सकती है, वो तो सारे जो उनका ग्रुप बना है वो ग्रुप डिसीजन ले लेंगे, भाई किसको, भाई किसी व्यक्ति को अगर अपने को लोन देना है तो कितनी रकम दी जा सकती है, किस ब्याज के दर के ऊपर दी जा सकती है, कितनी अवधि के लिए दी जा सकती है, वो सारे ग्रुप में क्या कर लेते हैं, डिसीजन कर लेते हैं, और वो उसको लोन दे देते हैं। ब्याज की दरें वो क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। अब यदि लोन दिया है तो उस अवधि में वापस उसकी रिकवरी होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, स्वयं सहायता समूह होगी। अब इसमें बात है कि स्वयं सहायता समूह में कितने लोग होने चाहिए, तो 15 से 20 लोग मिलकर के स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं। कौन लोग बनाएंगे, समाज के कमजोर तबके के लोग, खासकर महिलाएं। इनको बनाने से फायदा क्या होगा कि इन कमजोर तबके के जो लोग हैं उनको जो संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने के लिए उनके पास कोई ऋण आधार नहीं था, ये औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहे थे, और अगर वो देसी बैंकों से लोन लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, शोषण था, तो उस शोषण से उनको क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और उनको लोन मिल जाएगा। हालांकि इसकी जो ब्याज की दरें हैं वो बैंकों से थोड़ी क्या होती हैं, ज्यादा होती है, लेकिन देसी बैंकों की तुलना में बहुत इजी होता है इनका। ये सहायता समूह है। अब इसमें स्वयं सहायता समूह में ब्याज की दरें, ऋण की रकम और वसूली की अवधि कौन निर्धारित करेगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्वयं सहायता समूह। क्लियर है, कितने सदस्य होंगे, इनकी बैठकें नियमित रूप से होंगी। लिखो अब आप इसके अंदर, देखो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को संस्थागत स्रोतों से, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ऋण आधार नहीं होता, कोई ऋण आधार नहीं होता, तथा ये लोग बैंकों की औपचारिकताओं को, बैंकों की औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। क्लियर यहां तक, फिर लिखो इस कारण ये लोग छोटे छोटे समूह में, छोटे छोटे समूह में, ब्रैकेट में लिख लेना 15 से 20, 15 से 20
15 से मतलब 15 से 20 लोग छोटे छोटे समूह में एकत्रित होकर अपनी बचत पूंजी एकत्रित कर लेते हैं तथा समूह में से जरूरतमंद व्यक्ति को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को ऋण उपलब्ध करवाते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर लिखो ऋण की दरें, ऋण की रकम, ब्याज की दर तथा ऋण की अवधि का निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है। ये लाइन काम की आपके। स्वयं सहायता समूह में ऋण की रकम क्या होगी, ब्याज की दरें क्या होंगी, ऋण की अवधि क्या होगी, इसका डिसीजन कौन लेते हैं? समूह में लेते हैं। ये पूरा स्वयं सहायता समूह है, ये इसका डिसीजन लेता है। फिर लिखो नीचे को निशान लगा करके स्वयं सहायता समूह है की बैठकें नियमित अंतराल से होती रहती हैं। अब ये अंतराल क्या होगा ये फिक्स नहीं है भाई, चाहे 7 दिन से कर सकते हैं, 5 दिन से कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं। समझा क्या? आते देखो आपने देखा नहीं कहीं भी कुछ कॉलोनियों में ऐसे कुछ महिलाएं बैठी रहती हैं, वो अपना रजिस्टर सा रखती हैं, हिसाब किताब रखती हैं, वो इस तरह से होता है इस तरह का, और वो जरूरत पड़ती है उसको देते हैं, भाई तेरे को 3 महीने का दिया, इतना तेरे का ब्याज लगेगा, इतनी तेरे को किस्त जमा करानी पड़ेगी, और वो उसको इस तरह से मतलब वो बैंक का सा काम करते हैं। फिर लिखो, अरे यार हुआ क्या है? ये इसको आगे करें। लिख लो तुम। 2 नंबर कहाँ है? 2 नंबर अच्छा ऊपर ही। ये हाँ चलो लिखो तुम है। अरे तुम लिख लो, मैं बोल रहा हूं ना, लिखो। अरे हो ही नहीं रहा। अरे उनको बोलो कोई है तो है? नहीं ब्रेक नहीं, अभी पूरा ही तो लिखाओ ना आपको। हाँ चलो लिखो, तुम लिखो। कितना लिखा दिया आपको मैंने? मतलब जिसको जरूरत पड़ने, एक तो ये नियमित रूप से नियमित अंतराल से इनकी बैठकें होती हैं, लिख लिया आपने? फिर लिखो विशेष रूप से
महिला स्वयं सहायता समूह है, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूह है, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील हैं। फिर लिखो नीचे, महिला स्वयं सहायता समूह है, एक दो वर्ष तक नियमित रूप से, एक दो वर्ष तक नियमित रूप से कार्य कर लेता है, कार्य कर लेता है, तब बैंक भी स्वयं सहायता समूह को, तब बैंक भी स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करवा देते हैं, ऋण उपलब्ध करवा देते हैं। फिर लिखो, बैंक किसी व्यक्ति को ऋण उपलब्ध न करवा करे, ऋण उपलब्ध न करवा करे स्वयं सहायता समूह के नाम से ऋण उपलब्ध करवाते हैं, स्वयं सहायता समूह के नाम से ऋण उपलब्ध करवाते हैं। अब इसमें बात है कि स्वयं सहायता समूह का फायदा क्या हुआ है। तो स्वयं सहायता समूह में एक तो जो महिलाएं हैं वो आर्थिक दृष्टि से क्या हो गई है, संबल हो गई हैं, उनको अब जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने ग्रुप में से क्या ले लेती हैं, उधारे ले लेती हैं। दूसरा, ये एक सोशल चर्चा का एक मंच बन जाता है, जिससे सामाजिक जो दूसरी समस्याएं हैं उन समस्याओं की भी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। लिखो, नीचे का निशान लगाए, लिखो, स्वयं सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह से महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हुई हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से संबल हुई हैं तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए स्वयं सहायता समूह मंच प्रदान करता है। अरे कोई का भी दिक्कत है, कोई भी सोशल समस्या कोई भी है, और आपको पता है भाई सोशल समस्याएं ज्यादातर महिलाएं फेस करती हैं कि भाई जहाँ कहे भाई कोई दहेज प्रताड़ना होगी, या कोई तलाक का मामला हो गया, या घर में सास बहू की लड़ाई हो गई, या कोई भाई ये तो है सोशल समस्याएं। तो ये कोई सोशल समस्याएं तो वो आपस में 10-20 बैठती है, 15-20 बैठती हैं, तो आपकी चर्चा करके इसको और इसका भी समाधान वो कर लेती है। कहने मतलब ऐसे मिलती है नहीं, वो स्वयं सहायता समूह में उनको एक मन से मिल जाता है वहां पर है। इसमें देखो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है, स्वयं सहायता समूह एक लोगों का ग्रुप होता है। क्या होता है? लोगों का ग्रुप होता है, जिससे 15 से 20 लोग इस ग्रुप के अंदर होते हैं।
और ये जो ग्रुप है वो आपस में ही अपनी बचतें इकट्ठी करता है, एक पूंजीगत संसाधन जुटा लेते हैं, वो समझ पूंजी संपत्तियां इकट्ठी करते हैं और फिर जिसको जरूरत पड़ती है तो जरूरतमंद को क्या दे देते हैं, उधार दे देते हैं। अब बात है कि वो कितनी बचतें जमा करते हैं, तो उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक या 100 रुपए से ज्यादा तक की राशि भी इसमें जमा कर सकते हैं। मतलब इसमें जो बचते हैं वो 25 रुपए से स्टार्ट है। 25 रुपए से नीचे कोई के लिए भाई 25 रुपए, मेरे भी 25 रुपए तक तो है, लेकिन 25 रुपए से नीचे इसमें एक्सेप्ट नहीं होती। ये लाइन और लिख लो आप। स्वयं सहायता समूह में स्वयं सहायता समूह में 25 रुपए से 100 रुपए या उससे अधिक राशि, 100 रुपए या उससे अधिक राशि बचतों के रूप में जमा कर सकते हैं। बचतों के रूप में जमा कर सकते हैं, है? कौन सा? ये दैनिक वार्षिक का कुछ नहीं है। वो एक भाई आप वो फिक्स कर लेते हैं कि भाई आपको महीने का करना है कि या 7 दिन का करना है, कि वो डिसीजन वो उस ग्रुप में लेते हैं। वो नहीं है वार्षिक का, महीने का, वैसा कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। भाई सारे डिसीजन वो ग्रुप में लेते हैं। उनको जैसी भाई अपनी सुविधाओं के लिए किया, अपने काम के लिए किया, भाई खुद को सबको सुविधा है तो सुविधा के हिसाब से करते हैं, तो सुविधा के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। क्लियर भाई? यहां तक स्वयं सहायता समूह हो गया आपका।